आज के इस लेक्चर में अपन कवर करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ पूरा का पूरा, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं आज के अपन इस लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। देखो एक बार ऊपर ऊपर से तुम लोग नज़र देख डाल लो, PQLI, HDI, लेवल ऑफ हेल्थ केयर, वेब ऑफ कॉजेशन, मल्टीफैक्टोरियल, मैंने सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स ले लिए जो भी कंसेप्ट ऑफ हेल्थ में आते हैं, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी फर्दर डिले के। देखो सबसे पहले अपना जो टॉपिक है ना वो PQLI और HDI है। ये दोनों एग्ज़ाम में ना सेपरेटली भी पूछ लिए जाते हैं और इन दोनों के बीच में PQLI और HDI में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। देखो PQLI और HDI ना दोनों पॉपुलेशन के ऐसे इंडिकेटर हैं जो हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेज़र करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपना आ जाता है PQLI। देखो ये थोड़ा थियोरेटिकल पॉइंट हुआ, किसने दिया क्या दिया उससे अपने को मतलब नहीं है। मेन चीज़ ये है PQLI जो है ना क्वालिटी ऑफ लाइफ पर फोकस करता है। इसके मेन 3 इंडिकेटर्स हैं। एक है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, दूसरा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, ये ध्यान रखने की बात है, और तीसरा है लिटरेसी रेट, ठीक है। लिटरेसी रेट तो नॉर्मल सी बात है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे एज क्राइटेरिया 15 लेते हैं, है ना, 15 प्लस एज। अब देखो सवाल ये आता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे मान लो डे 0 पे बच्चा पैदा हुआ, यहाँ पे बच्चा 1 साल का हुआ और पूरी उसका लाइफ स्पैन चला और आखिरी में डेथ हो गई, ठीक है। ये जो होता है ना ये टाइम पीरियड होता है अपना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और इसके बाद का ये पूरा टाइम है ये अपना लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने को ध्यान रखना है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 लेते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लिटरेसी रेट, ठीक है। अब इसके की पॉइंट्स क्या हैं PQLI के, उसको देखते हैं, ठीक है। देखो PQLI का जो स्केल है ना, PQLI का स्केल होता है 0 to 100, ठीक है। अब टोटल इंडेक्स, इसका इंडेक्स कैसे निकालते हैं, देखो इसमें अपन क्या करते हैं IMR, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 और लिटरेसी रेट, सबका सेपरेट स्कोर निकालते हैं। मान लो इसका आया 30, इसका आया 60 और इसका आया 90, तीनों को ऐड करते हैं और इनका एवरेज निकाल लेते हैं, इसको अपन बोलते हैं एवरेज, ठीक है। तो ये कितना आएगा 10, 20, 30, 60 स्कोर आ जाएगा आउट ऑफ 100 PQLI का, सॉरी 100 PQLI का। ऐसे PQLI को अपन मेज़र करते हैं, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। आई होप सो समझ में आई होगी, ठीक है। हाँ इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तुमने इसके कंपोनेंट्स देखे होंगे, यहाँ पे IMR है, यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1 है, लिटरेसी रेट है, बट इन तीनों इंडिकेटर्स में एक भी इंडिकेटर अपने पास ऐसा नहीं है जो इनकम रिलेटेड हो, ठीक है। यही इस PQLI का एक ड्रॉबैक है, जिसके कारण आज की डेट में इसको ना यूज़ करके UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम भी अपना HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को यूज़ करता है। आ जाओ अब अपन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। ये वही पॉइंट है, किसने क्या डेवलप करा था, किसने बनाया था। देखो यहाँ लिख रखा है UNDP इसको यूज़ करता है आज की डेट में। अब बात क्या है, इसके पास 3 डायमेंशंस होते हैं, है ना, और उन 3 डायमेंशंस को मेज़र करने के लिए टोटल अपने पास है 4 इंडिकेटर्स, ठीक है। सबसे पहले डायमेंशन की बात करते हैं जो है हेल्थ, ठीक है। हेल्थ के ऊपर बात करते हैं। हेल्थ में क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ आती है। अगर तुम्हें याद हो तो PQLI में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो ली थी वो एट 1 ईयर ऑफ एज ली थी, 1 साल के बाद बच्चा, 1 साल अपना यहाँ पे 0 पॉइंट होता है और यहाँ से देखते हैं कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहेगी। और बट अपने HDI में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो होती है फ्रॉम बर्थ होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी फ्रॉम बर्थ 0, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा डायमेंशन है एडुकेशन। एडुकेशन में ना मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग प्लस एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग लेते हैं कि बच्चा यार शायद कि एक्सपेक्टेड कितने साल और स्कूलिंग करेगा, यहाँ पे अपन वो लेते हैं। फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो यहाँ पे अपन पर कैपिटा इनकम लेते हैं, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 3 डायमेंशन है, 1, 2, 3, और इंडिकेटर्स कितने हैं, 1, 2, 3 और 4, इतनी हुई बात क्लियर। चलो आगे चलते हैं। जैसे कि अपन ने देखा था भैया PQLI को निकालने के लिए अपन ने लिया था एवरेज, जिसको अपन थोड़ा टेक्निकल टर्म में बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। बट HDI ना थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाती है, इसको अपन ना अरिथमेटिक मीन से नहीं निकालते हैं, इसको अपन निकालते हैं ज्योमेट्रिक मीन से। आखिरकार ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है, इसमें जो अपन के तीनों कंपोनेंट हैं, हेल्थ, एडुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वही सेम तरीके से सबका सेपरेट स्कोर निकालते हैं। लेट से वो X1, X2 और X3 आया, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो और इनका क्यूब रूट ले लो क्योंकि 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो जो चीज़ अपने पास आएगी वो होगा HDI की वैल्यू। इतनी बात हुई क्लियर। यहाँ पे अपना ना इन सबका स्कोर 0 to 1 निकाला जाता है, क्योंकि HDI का जो स्केल है ना वो 0 to 1 होता है, जबकि PQLI का अगर आप लोगों को याद हो तो स्केल 0 to 100 था।
आई होप सो यहाँ पे तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, है ना। अब हो रही हैं तो अपन आगे चलते हैं, आ जाओ। देखो HDI में ना अब कैटेगरीज बना रखी है स्कोर के बेसिस पे, 0 to 1 के स्कोर पे कैटेगरीज बना रखी है। जिस कंट्री का स्कोर 0.8 से ज़्यादा होता है वो बहुत हाईली डेवलप्ड कंट्री मानी जाती है। जिस कंट्री का स्कोर 0.7 से 0.799 के बीच में होगा वो डेवलप कंट्री होगी। जिसका 0.55 से 0.69 के बीच का होगा वो डेवलपिंग नेशन कहलाएगा। और जिसका 0.5 से कम होगा वो होगा पुअरली डेवलप्ड। इतनी हुई बात क्लियर। अब अपना इंडिया जो होता है ना, इंडिया आता है मीडियम डेवलप्ड कंट्री में, ठीक है। ये पॉइंट लिखने का है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ठीक है। अब देखो, अब तुमने PQLI देख लिया, अब तुमने HDI देख लिया, ठीक है। क्यों ना अपन इनके बीच का डिफरेंस देख लें। देखो PQLI का मेन फोकस किस पे, सोशल वेलबींग के ऊपर है, क्योंकि अपन ने देखा था यहाँ पे इनकम इंक्लूडेड नहीं है। HDI का मेन फोकस है ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ के ऊपर, इसमें सारी चीज़ें ली थी, पर कैपिटा इनकम, हेल्थ, एजुकेशन, सारी चीज़ें, ठीक है। देखो यहाँ पे इनकम इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे है, ठीक है। हेल्थ मैट्रिक की बात करें तो यहाँ पे है अपने पास IMR एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज 1, यहाँ पे है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। स्केल इसका 0 to 100 है, इसका 0 to 1 है। HDI को कौन यूज़ करता है, अपन ने देखा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको अपन प्यार से UNDP बोलते हैं। इसको कौन यूज़ करता है, ओवरसीज डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। अब तुम्हारा ये एक बड़ा एसन कंप्लीट हुआ। अब अपन आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट के ऊपर, लेवल्स ऑफ हेल्थ केयर। देखो अपना हेल्थ केयर सिस्टम है ना काफ़ी बड़ा होता है, तो उसको अपन ने 3 लेवल्स में डिवाइड कर रखा है। जो सबसे छोटा बेसिक प्राइमरी, उसके ऊपर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्राइमरी लेवल से, जिसको अपन फाउंडेशन मानते हैं। देखो होता क्या है, ये हेल्थ केयर सिस्टम और कम्युनिटी के बीच का फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे मेन फोकस किसके ऊपर होता है, प्रिवेंशन एंड प्रमोशन पे, कि यार भाई यहाँ पे हम ज़्यादा ट्रीट तो नहीं कर पाएंगे, बट हमारी यहाँ कोशिश होती है बीमारी को प्रिवेंट करने की, कि यार बीमारी होए ना, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो प्राइमरी लेवल के अंदर ना 2 चीज़ें आती हैं, एक होता है सब सेंटर, उससे थोड़ा बड़ा होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है। सब सेंटर क्या छोटी यूनिट होती है, सबसे पेरिफेरल यूनिट है। ये कितने लोगों की पॉपुलेशन में बनाई जाती है, 5000 प्लेन्स में रहने वाले और 3000 हिली ट्राइबल एरिया, है ना, जो लगभग अपन मान के चलते हैं। इनका ये देखो एग्जाम में ना स्टाफिंग पैटर्न भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड करा है। सब सेंटर में एक तो मेल स्टाफ होगा, एक फीमेल हेल्थ वर्कर होगी, ANM का मतलब होता है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ठीक है। इनका मेन काम क्या होगा सब सेंटर पे जो लोग होंगे, क्या, इम्यूनाइजेशन यानी कि टीकाकरण, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर और फैमिली प्लानिंग। तुम देखो ना यहाँ पे इनने किसी भी बीमारी को ट्रीट नहीं करा है, इनका मेन काम है यहाँ पे प्रिवेंशन का। यही अपन ने ऊपर इसके गोल की बात करी थी, ठीक है। आ जाओ प्राइमरी हेल्थ सेंटर ना, जब 5 से 6 सब सेंटर्स के ऊपर अपना रहता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इन सब सेंटर्स के ऊपर अपना होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ठीक है। ये कितने की पॉपुलेशन पे होता है, 30,000 और 20,000 प्लेन हिली, ठीक है। यहाँ पे स्टाफ में एक होता है मेडिकल ऑफिसर, जो तुम MBBS के बाद काफ़ी सारे लोग लगेंगे, और बाकी यहाँ पे होते हैं 14 पैरामेडिक स्टाफ, ठीक है। लगभग कितने बेड होते हैं, 6 बेड होते हैं। अब एक चीज़ है, एक नई योजना आई है, एक नई चीज़ आई है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। उसके अंदर ना PHCs को रखा गया है, और जो उसका बजट पास हुआ है उससे PHCs को भी अपग्रेड करा गया है, PHC में अपग्रेड किया जा रहा है, ठीक है। नॉर्मल सा एक थियोरेटिकल पॉइंट है। अब देखो ये तुमने समझ लिया प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी लेवल, ठीक है। अब इससे ऊपर आओ, अपना है सेकेंडरी लेवल, ये होता है इंटरमीडिएट लेवल। यहाँ पे ना हर चीज़ के अपने पास थोड़े बहुत स्पेशलाइज डॉक्टर्स होंगे, ठीक है। देखो जब प्राइमरी लेवल पर कॉम्प्लेक्स केसेस हैंडल नहीं होते हैं तो उन्हें यहाँ रेफ़र किया जाता है। देखो जैसे कोई भी गांव कहीं से दूर जगह पे होगा तो वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जाएंगे, अगर ज़्यादा चोट होगी तो सेकेंडरी हेल्थ सेंटर। अब मान लो कि दिमाग में चोट लग गई, कुछ हो गया, तो फिर उनको भेजा जाएगा टर्शियरी, ठीक है। तो अभी तुम किस लेवल पे हो, सेकेंडरी लेवल पे हो, ठीक है। अपन आज सेकेंडरी लेवल अब अपन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर तो मेन अपना फोकस था प्रिवेंशन पे, यहाँ पे है इलाज पे, क्यूरेटिव सर्विस पर ज़्यादा फोकस करा जाता है, ठीक है। जैसे उसके अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अपने पास 2 चीज़ें थी, एक था अपने पास सब सेंटर और एक था प्राइमरी हेल्थ सेंटर। यहाँ पे अपने पास होगा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है। देखो अब ध्यान से देखना, ये कितने की पॉपुलेशन पे होगा, 1.2 लाख और 80,000। यहाँ पे स्टाफ में अपने पास 4 स्पेशलिस्ट होंगे, कौन, सर्जन, फिजिशियन, गायनिकोलॉजिस्ट एंड पेडिट्रिशियन। बाकी जो पैरामेडिक्स और दूसरे स्टाफ होते हैं वो तो होंगे ही सही, बट मेन ये स्टाफ है।
इनफैक्ट अपने पास यहाँ पे ना बेड्स की काउंट 30 होगा। अगर तुम्हें याद हो तो अपना पीएचसी में बेड का काउंट 6 था, बट अपना यहाँ पे 30 बेड काउंट है। यहाँ पे एक्सरे होगा और लैब फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी किसी भी बीमारी के डायग्नोसिस के लिए। आई होप सो तुम्हें इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलो आगे चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो सारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है वही अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहलाता है ना। हर डिस्ट्रिक्ट का मेन हॉस्पिटल जो स्पेशलाइज्ड केयर देता है, यहाँ बेड डिस्ट्रिक्ट की साइड्स के हिसाब से 100 से 500 तक भी हो सकता है। नॉर्मली कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कितना था, 30 बेड साइज था, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपने 100 बेड तक भी हो सकते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल पॉइंट है। अब और ज़्यादा स्पेशलाइज केयर और ज़्यादा अच्छे लेवल ऑफ हेल्थ केयर पे जाएंगे तो अपने पास आता है टर्शरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर। ठीक है, ऊपर सेकेंडरी में था अपने पास स्पेशलाइजेशन, ठीक है। टर्शियरी में भाई साहब अपने पास आता है सुपर स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन के भी ऊपर सुपर स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे जैसे अपने तुम्हारे मेडिकल कॉलेजेस आ गए, एम्स हो गया, एम्स हो गया, जयपुर का एसएमएस हो गया, ये सारे अपने इसकी फैसिलिटीज़ में जाते हैं तो टर्शियरी लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे क्या क्या होता है, एडवांस सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, कार्डियो सर्जरी, है ना, ग्राफ्टिंग, ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, ये सारी चीज़ें ना अपने टर्शियरी लेवल पे होती है। ठीक है, अब एक छोटा सा समरी टेबल है। देखो यहाँ पे अपना मेन फोकस होगा प्रिवेंशन प्रमोशन पे, यहाँ पे क्यूरेटिव एंड स्पेशलाइज केयर, यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी और रिसर्च में। ठीक है, यूनिट क्या है इसकी, सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस, एम्स वगैरह अपन ने देख लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब तुम्हारा ये वाला टॉपिक जो है कवर हुआ, लेवल ऑफ हेल्थ केयर डन, लेवल ऑफ हेल्थ केयर डन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है वेब ऑफ कॉजेशन। देखो अब अपन ना वेब ऑफ कॉजेशन और मल्टीफैक्टोरियल डिजीज़ पढ़ने वाले हैं। अब ये दोनों क्या है, बहुत ही ज़्यादा बेकार हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो मैं तुम्हें एक शॉर्ट ओवरव्यू देता हूँ, शॉर्ट ओवरव्यू। ठीक है, अब देखो वेब ऑफ कॉजेशन में क्या होता है, जैसे मान लो स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस की वजह से बंदे ने करी स्मोकिंग, है ना, स्मोकिंग की वजह से उसका बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ने की वजह से उसको हार्ट प्रॉब्लम्स हुई, हार्ट प्रॉब्लम्स की वजह से उसको लेते क्या हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तुम देखोगे एक फूड चेन की टाइप चल रही है ये, ऐसे ऐसे ऐसे, ये होता है वेब ऑफ कॉजेशन। बट अपना जो मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ होता है उसमें मान लो ये एक डिजीज़ है, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स जब सेम टाइम पे इंटरेक्ट करते हैं, उन सबका क्यूमुलेटिव इफेक्ट एक साथ मिलकर डिजीज़ कॉज कर देता है। ये है अपना मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़। देखो ध्यान से, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। हाँ, वेब ऑफ कॉजेशन में क्या था, एक के कारण दूसरा फैक्टर, फिर ऐसे ऐसे करके डिजीज़ होती गई। मल्टी फैक्टोरियल में तीनों ने एक साथ अटैक करा और डिजीज़ कॉज कर दी। ठीक है, आई बात समझ में। ये बहुत ही शॉर्ट और ब्रीफ ओवरव्यू था। अब अपन थोड़ा डिटेल में चलते हैं। ठीक है, आ जाओ। देखो वेब ऑफ कॉजेशन एक थ्योरी थी पहले, जर्म थ्योरी, कि सिंगल कॉज कॉजेज सिंगल डिजीज़। इसको रिप्लेस करता है किन डिजीज़ में, जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो गई, क्योंकि इनका एक कोई सिंगल कारण नहीं होता। ठीक है, इसका कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। इस मॉडल के मुताबिक कोई भी डिजीज़ एक लीनियर चेन में नहीं होती, बल्कि मल्टीपल फैक्टर्स से इंटरकनेक्टेड उसका एक रिजल्ट होता है। ठीक है, जैसे अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का वेब। ठीक है, इसमें क्या क्या हो सकता है, देखो जेनेटिक, यहाँ से समझते हैं। देखो वेब लिंकेज, हाँ, स्ट्रेस हुआ, स्ट्रेस से स्मोकिंग करी, स्मोकिंग से क्या हुआ, बीपी बढ़ा, बीपी से कोलेस्ट्रॉल मिलकर एथेरोस्क्लेरोसिस करते हैं, जिसके कारण मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो जाता है। ये अपन का वेब ऑफ कॉजेशन। ठीक है, इतनी बात आई होप सो तुम्हें क्लियर होंगी। इनके अंदर अब डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर होते हैं, जेनेटिक फैक्टर, डाइटरी हैबिट्स, ये तुम सब देख सकते हो। ये बहुत नॉर्मल से समझने वाले पॉइंट्स हैं। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, है ना, तो तुम चीज़ें इजीली समझ पाओगे। आगे चलते हैं। अब अगला अपना टॉपिक है, नहीं अभी तो इसी का है। देखो वेब ऑफ कॉजेशन पढ़ तो लिया, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। एग्जाम में जनरली ये चीज़ पूछते हैं कि भाई साहब इसका सिग्निफिकेंस तो बताओ। तो देखो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आइडेंटिफाइंग चेन इवेंट्स। अब देखो वेब ऑफ कॉजेशन में पढ़ा अपन ने, ये होएगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो क्या एक पूरी चेन है ना। तो अपन इस चेन को समझ सकते हैं, क्योंकि अगर अपन इस चेन को समझ लेंगे तो अपन इस चेन को अलग अलग जगह कैसे कैसे तोड़ना है, डिजीज़ को प्रिवेंट करना है, वो समझ सकते हैं। तो हमें समझाता है कि डिजीज़ तक पहुंचने के कितने रास्ते हैं। ठीक है, पहला मल्टीपल इंटरवेंशन पॉइंट, जैसे कि तुमने देखा यहाँ पे
एक कॉज, फिर दूसरा कॉज, तीसरा कॉज, फिर चौथा कॉज, और लास्ट में ये सब मिलके कर देते हैं डिजीज़। मल्टीपल इंटरवेंशन पॉइंट का मतलब है अगर तुम यहीं पे कुछ ऐसा बैरिकेड लगा दो, यहाँ पे बैरिकेड लगा दो, यहाँ पे बैरिकेड लगा दो, तो डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हो। बहुत सारे अपने पास पॉइंट्स हैं, यही है मल्टीपल इंटरवेंशन पॉइंट्स का मतलब। ठीक है, डन, आगे चलते हैं। इसके बाद आता है क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट। देखो ये मॉडल नॉन कम्युनिकेबल, यार ये तो नॉर्मल फालतू पॉइंट है, इसको छोड़ो, आ जाओ आगे चलते हैं। हाँ, अब अपन देखेंगे मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़। ठीक है, तुमको मैंने बताया था मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ में 3 तरीके के फैक्टर होंगे, एक साथ इंटरेक्ट करेंगे जिसके कारण डिजीज़ होंगी। वो 3 फैक्टर अपने कौन से हैं? एक होगा जेनेटिक फैक्टर, एक होगा एनवायरमेंटल फैक्टर, एक होगा बिहेवियरल फैक्टर, है ना। तुम्हें भी पता है जेनेटिक फैक्टर के अंदर क्या आएगा, फैमिली हिस्ट्री, एनवायरमेंटल में फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशली क्या क्या आएंगे, है ना। ध्यान से देखना, अभी तुम ध्यान से देखो, ये मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ में क्या होता है, तीनों फैक्टर एक साथ इंटरेक्ट करेंगे और डिजीज़ कॉज करवा सकते हैं। आगे की थ्योरी पढ़ने से पहले इसका एग्जांपल देख लो। देखो जैसे बात करते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज़ की, तो स्मोकिंग क्या है? बिहेवियरल फैक्टर। ठीक है, ये हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, ये लाइफस्टाइल फैक्टर है ना। और फिर अपने इसमें है जेनेटिक फैक्टर भी, और एनवायरमेंटल फैक्टर स्ट्रेस। स्ट्रेस एनवायरमेंटल फैक्टर में आता है क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, तो ये अपना स्ट्रेस एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया। तो अपन ने क्या देखा, ये तीनों फैक्टर जब मिलते हैं तो कॉज करते हैं डिजीज़, और इसी चीज़ को अपन बोलते हैं मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ या एटियोलॉजी। आई होप सो तुम्हें इतनी बातें आई होंगी क्लियरली समझ में। आगे देखते हैं कि भैया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टी फैक्टोरियल डिजीजेस क्या क्या है। देखो मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ बोलती है कोई एक सिंगल नेसेसरी कॉज नहीं है। देखो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने स्मोकिंग हटा दी तो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ हो ही नहीं सकती। इसका मतलब तो ये होता भैया जो नॉन स्मोकर है उसको कभी भी कोरोनरी हार्ट डिजीज़ नहीं होगी। इसका मतलब कोई एक सिंगल कॉज में इतना दम नहीं है कि डिजीज़ को होने से ही रोक दें। ठीक है, तो नो सिंगल नेसेसरी कॉज। दूसरा होता है रिस्क फैक्टर। अब देखो ध्यान से समझना, अपन यहाँ पे ना वर्ड कॉज यूज़ नहीं करते, है ना। कॉज तो क्या होता है, बहुत डेफिनेटिव चीज़ हो जाती है, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉजेज टीबी। भाई टीबी और किसी तरीके से नहीं होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से ही होगा। बट यहाँ पे अपन शब्द यूज़ करते हैं रिस्क फैक्टर। जैसे स्मोकिंग क्या है, एक रिस्क फैक्टर है, स्ट्रेस एक रिस्क फैक्टर है, ये सब कॉज कर देते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज़। रिस्क फैक्टर वाला पॉइंट हुआ क्लियर। दूसरा होता है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का मतलब होता है ये एक रिस्क फैक्टर, एक ये दूसरा रिस्क फैक्टर, ये दूसरा। ठीक है, ये दोनों मिलके इफेक्ट दो गुना नहीं करेंगे, ये दोनों मिलके इफेक्ट एक और एक 11 वाला सिस्टम होता है। ठीक है, जब दो या दो से ज़्यादा रिस्क फैक्टर मिलते हैं तो डिजीज़ का खतरा डबल नहीं बल्कि मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे स्मोकिंग प्लस एस्बेस्टॉस एक्सपोजर टू मच हायर लंग कैंसर रिस्क। ठीक है, इतनी बात आई तुम्हें समझ में। दूसरा है अपने पास लॉन्ग लेटेंसी पीरियड। जो डिजीज़ अपनी मल्टी फैक्टोरियल एटियोलॉजी से गवर्न होती है ना, उनका लेटेंसी पीरियड काफ़ी लंबा होता है ना, सालों लग जाते हैं। जैसे एंथेरोस्क्लेरोसिस स्टार्ट्स इन चाइल्डहुड बट मैनिफेस्ट इन 40s। ठीक है, आई होप सो तुम्हें इतनी चीज़ें हुई होंगी बहुत अच्छे से क्लियर। अब बात आती है कि यार इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मल्टी फैक्टोरियल अप्रोच की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेटेड कंट्रोल करने का फ़ायदा होता है। जैसे कि मान लो तुम्हें लंग कैंसर कंट्रोल करना है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, स्मोकिंग पर बैन लगा सकते हैं। ठीक है, अर्ली स्क्रीनिंग, जैसे कि मान लो अर्ली स्क्रीनिंग, तुमने देखा कि यार जो ओबीज लोग हैं, हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, ओबीज लोग, सबका बीपी चेक कर लो एक साथ, है ना, कोई भी हॉस्पिटल में आए, तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आई होप सो कि तुम्हें इतने पॉइंट्स हो होंगे क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, रिस्क फैक्टर। एक सेकंड पानी पी लेता हूँ। हाँ, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है रिस्क फैक्टर। देखो अपन ने अभी ऊपर समझा कि यार कॉज और रिस्क फैक्टर में कुछ डिफरेंस है। रिस्क फैक्टर कोई डेफिनेटिव चीज़ नहीं होती जो डिजीज़ कॉज करती है, बट बहुत सारे रिस्क फैक्टर मिलकर, रिस्क फैक्टर 1 रिस्क फैक्टर 2 मिलकर क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, अब रिस्क फैक्टर का मतलब है कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट, एक्सपोजर या कैरेक्टरिस्टिक जो किसी डिजीज़ या इंजरी के होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा दे। आई बात समझ में, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्क फैक्टर अपन देखते हैं। एसोसिएशन, ठीक है, ये कह रहा है कि कोई भी रिस्क फैक्टर और डिजीज़ के बीच में एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन तो होना चाहिए। जैसे स्मोकिंग कर रहे हो तो लंग कैंसर होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। दूसरा है प्रिडिक्टेबिलिटी, कि यार जैसे मान लो कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा है तो तुम अंदाज़ा लगा के बता सकते हो कि यार अगर ये क्रॉनिक स्मोकर रहा, लंबे टाइम तक स्मोकिंग करा, तो उसको लंग कैंसर हो सकता है।
एक और पॉइंट है मॉडिफाइबिलिटी। देखो मॉडिफाइबिलिटी कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं बोल सकते क्योंकि रिस्क फैक्टर अपने दो टाइप के होते हैं, बट फिर भी मॉडिफाइबिलिटी में ही होता है कि यार रिस्क फैक्टर को चेंज किया जा सके। अगर वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है ना, तो अपन उसको चेंज किया जा सके। बट कुछ को नहीं किया जा सकता जो अपने एज और जेनेटिक्स से रिलेटेड होते हैं, है ना। और उसके बाद होता है टाइम सीक्वेंस। इसमें होता है रिस्क फैक्टर हमेशा डिजीज़ होने से पहले प्रेजेंट होना चाहिए। ये नहीं कि भैया लंग कैंसर हो गया या कोई बीमारी हो गई उसके बाद कोई फैक्टर आ रहा है तो कैसे प्रूव करोगे कि इसने इसको कॉज करा है, ठीक है। अब देखो रिस्क फैक्टर को अपन ने लिख लेते हैं यार अब थोड़ा। रिस्क फैक्टर को अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक तो है मॉडिफाइबल और दूसरा अपने पास है नॉन मॉडिफाइबल, ठीक है। आई होप सो तुम्हें इतनी बातें आई होगी समझ में। अब मॉडिफाइबल वो हैं जिन रिस्क फैक्टर को तुम मॉडिफाई कर सकते हो, दूसरे हैं जिनको तुम मॉडिफाई नहीं कर सकते, जैसे एज, सेक्स, एज, सेक्स, जेनेटिक्स, इनको अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। बट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर में जैसे तुम बात कर लो, अपने आ जाते हैं कि मॉडिफाइबल में अपने हो जाएगा लाइफस्टाइल हो जाएगा, है ना, डाइट हो जाएगी, ठीक है, अपना एनवायरनमेंट हो जाएगा। ये सारे अपने मॉडिफाइबल हो सकते हैं जिनको तुम मॉडिफाई कर सकते हो। तो एग्जाम में जनरली पूछा जाता है रिस्क फैक्टर के ऊपर तरीके से, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे हम टाइप्स ऑफ रिस्क फैक्टर में मॉडिफाइबल में लाइफस्टाइल, डाइट्री, एनवायरनमेंट, एयर पोल्यूशन, कंटेमिनेटेड वाटर और बायोलॉजिकल ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नॉन मॉडिफाइबल में अपने क्या है, एज, सेक्स, जेनेटिक फैक्टर्स, एथनिसिटी, रेस, ये अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। अब एक टॉपिक और आता है जो होता है रिस्क ग्रुप। देखो रिस्क ग्रुप का मतलब ऐसे लोगों का ग्रुप जहाँ पे अपना रिस्क फैक्टर प्रेजेंट है, और अगर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होगा तो डिजीज़ होने के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। इतनी बात आई समझ में। तो इसके अंदर दो चीज़ आएगी, हाई रिस्क ग्रुप, दूसरा है वल्नरेबल ग्रुप्स। हाई रिस्क ग्रुप में तो वो होंगे जहाँ पे रिस्क फैक्टर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जैसे स्मोकर्स, उनमें लंग कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वल्नरेबल ग्रुप्स वो होंगे जो बायोलॉजिकल या सोशल रीज़न के कारण वीक हैं, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेंस, चिल्ड्रंस, एल्डरली, ठीक है, ये हो जाएंगे अपने वल्नरेबल ग्रुप्स। आई होप सो तुम्हें इतनी चीज़ें हुई होंगी क्लियर। अब है एक मेजरमेंट ऑफ रिस्क। भैया रिस्क फैक्टर तो आपने पढ़ा दिया, बट कोई रिस्क फैक्टर कितना रिस्की है, कितना ज़्यादा डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड है, वो अपन इन 3 मैट्रिक्स से देखते हैं, ठीक है। देखो ये ऑड्स रेशियो जो है ना, ये अभी काम का नहीं है, इसको अपन एपिडेमियोलॉजी में सही से थोड़ा डील करेंगे। मेन अभी यहाँ पे समझने के ये दो रिस्क मैट्रिक्स हैं। देखो रिलेटिव रिस्क अपने को क्या बताता है कि एक्सपोज ग्रुप में कितने गुना, कितना टाइम्स ज़्यादा रिस्क पर है। जैसे मान लो कि अपने पास स्मोकर्स हैं 100 और अपने पास नॉन स्मोकर्स हैं 100, तो पता है स्मोकर को मान लो जो 100 लोग स्मोकिंग करते थे क्रॉनिक स्मोकिंग, उनमें से 70 को लंग कैंसर हो गया, और इसमें से सिर्फ 35 को लंग कैंसर हुआ। तो रिलेटिव रिस्क क्या है, जो स्मोकिंग कर रहा है उसका 2 टाइम्स रिलेटिव रिस्क है, ठीक है। बट स्मोकिंग में तो 20-22 गुना ऐसे रहता है, ठीक है। तो अपन ने रिलेटिव रिस्क कैसे निकाला, इंसिडेंस अमंग एक्सपोज्ड वर्सेस इंसिडेंस अमंग एक्सपोज अपॉन इंसिडेंस अमंग नॉन एक्सपोज, अपन ने 70/35 करा। ये समझाने के लिए था, आया समझ में। दूसरा आता है एट्रीब्यूटेबल रिस्क। देखो ये अपने को क्या बताता है कि अगर स्मोकिंग को हटा दिया जाए, स्मोकिंग को दुनिया से ही हटा दिया जाए, तो कितने परसेंटेज ऑफ केसेस लंग कैंसर के दुनिया में कम हो जाएंगे, ठीक है। ये बताता है कि अगर रिस्क फैक्टर हटा दिया जाए तो कितने परसेंट डिजीज़ कम हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है, इंसिडेंस अमंग एक्सपोज माइनस नॉन एक्सपोज, इसमें कैसे करेंगे, 70-35/100, ठीक है। ये ऐसी चीज़ रहेगी, आई बात समझ में। 70/35 ऑन इंसिडेंस अमंग एक्सपोज जो थे 70/100, ठीक है। तो आधे लोग, अगर मान लो पहले अपने टोटल 70 + 35 लोग, 105 लोग लंग कैंसर के थे, तो इसके आधे ही रह जाएंगे। आई होप सो तुम्हें इतनी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आ जाओ आगे चलते हैं। ये सब कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बस वो नोट्स बना रहा था तो इसलिए लिख दिया। हाई रिस्क स्ट्रेटजी, उन लोगों को टारगेट करना जो हाईएस्ट रिस्क पर हैं, ठीक है। पॉपुलेशन मास स्ट्रेटजी, जिसमें एंटी स्मोकिंग लॉज ला देते हैं अपन, ठीक है। अब अगला अपने पास यहाँ पे पॉइंट आता है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, ठीक है। इसका मतलब ये ट्रायड पता है क्या कहता है, अगर कोई डिजीज़ को कॉज करवाना है तो ये 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। पहली है एनवायरनमेंट, फिर है एजेंट और है होस्ट।
एजेंट तो वो होता है जो डिजीज़ करता है, जिसको डिजीज़ होनी है वो भी तो होना चाहिए, और इन दोनों को जो मिलाने का काम करता है वो होता है एनवायरनमेंट। जब ये तीनों चीज़ें एक साथ अलाइन हो जाती हैं, साथ में मिल जाती हैं, तो डिजीज़ कॉज हो जाती है। आई होप सो तुम्हें इतनी चीज़ें आई होंगी समझ में। सबसे पहले पढ़ते हैं एजेंट। अब एजेंट अपना फला टाइप का हो सकता है, बायोलॉजिकल, न्यूट्रिएंट, फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल। इसके अंदर तुम देख सकते हो और अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, यार न्यूट्रिएंट में क्या आएगा, फिजिकल में क्या आएगा, केमिकल में, मैकेनिकल में। आई डोंट थिंक सो कि मेरे को एक एक ये चीज़ एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, क्योंकि अपन वन शॉट कवर कर रहे हैं। इसके बाद आता है एजेंट फैक्टर। देखो एजेंट की औकात क्या है, ये भी बहुत मायने रखती है, ठीक है। एजेंट की औकात, ठीक है। सबसे पहली चीज़ होती है इन्फेक्टिविटी, उस एजेंट की इन्फेक्टिविटी कितनी है, किस रेट से वो स्प्रेड हो सकता है। जैसे कोरोना की इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, एबिलिटी टू एंटर। दूसरी है पैथोजेनेसिटी, कि एबिलिटी टू कॉज डिजीज़, भैया वो एंटर तो करेगा, क्या डिजीज़ कॉज करेगा। तीसरी है वायरुलेंस, अब डिजीज़ कॉज कर दी लेकिन उस डिजीज़ की सीवियरिटी कितनी है, यहाँ पे वो देखते हैं, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं एजेंट से रिलेटेड अपने पास, इन्फेक्टिविटी, पैथोजेनेसिटी, वायरुलेंस, जो एजेंट फैक्टर होते हैं, ठीक है। दूसरे टॉपिक पे आ जाओ, होस्ट। अब देखो होस्ट क्या है, जिसको बीमारी होनी होती है। तो ये किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, डेमोग्राफिक, उसकी एज, सेक्स, और वो बंदा है कहाँ का, एथनिसिटी, बायोलॉजिकल, जेनेटिक मार्कर, ब्लड ग्रुप, इम्यूनिटी, सोशल, इकोनॉमिक, लाइफस्टाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, न्यूट्रिशन, फिजिकल हैबिट्स, स्मोकिंग वगैरह, ठीक है। नॉर्मल से पॉइंट है, तुम देख के तुम भी ये समझ ही सकते हो यार इसके अंदर ये क्यों आए हैं। आगे चलते हैं। तीसरा अपने पास है एनवायरनमेंट, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भैया, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायल में, जो डिजीज़ कॉज कर सकता है। देखो डिजीज़ कॉज कर पाता है क्योंकि एनवायरमेंटल वो चीज़ है जो एजेंट और होस्ट को मिलाने का काम करती है, उनका बीच का इंटरेक्शन, ठीक है। अब देखो इसको अपन तीन पार्ट्स में समझ सकते हैं, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है। आ जाओ, अब ये जो फिजिकल एनवायरनमेंट है इसमें क्लाइमेट, रेनफॉल, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। बायोलॉजिकल वो वेक्टर्स, मॉस्किटो, रैट्स। सोशल में ओवर क्राउडिंग, पॉवर्टी, ये सारी नॉर्मल चीज़ें। अब एक पॉइंट आता है इंटरेक्शन का, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से। इंटरेक्शन ना, देखो नेचर में क्या होता है, बैलेंस होता है। नेचर में होता है बैलेंस, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट तीनों प्रेजेंट होते हैं, है ना। बट जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो अपने को क्या होता है, डिजीज़ देखने को मिलती है। डिजीज़ कैसे, अब वो बैलेंस कब बिगड़ेगा, कैसे बिगड़ेगा, उसकी ये तीन कंडीशंस हैं। मान लो एजेंट ज़्यादा पावरफुल हो जाए, होस्ट कमज़ोर हो जाए, या एनवायरनमेंट एजेंट को फेवर करने लग जाए, एजेंट को फेवर करने लग जाए, ठीक है। तो ये बैलेंस बिगड़ जाएगा और बीमारी अपने को हो जाएगी। देखो ये यहाँ तक तुम्हारा नॉर्मल एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड ख़त्म हो जाता है। अब एक फोर्थ एस्पेक्ट भी जोड़ा गया है, फोर्थ डायमेंशन, टाइम, जिसको इस पूरे ट्रायड के सेंटर में रखा गया है कि यार अगर ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट भी है ना तो हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। एक टाइम नाम की भी चीज़ होती है, ये तीनों चीज़ें साथ में सेम टाइम पे अलाइन करनी चाहिए, तब ही डिजीज़ होगी, है ना। और इसके अंदर अपनी क्या क्या चीज़ें आती हैं, इंक्यूबेशन पीरियड, ड्यूरेशन ऑफ इलनेस, टाइम ऑफ एक्सपोजर, ठीक है। डन, आगे चलते हैं। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइसबर्ग ऑफ डिजीज़। स्टार, अरे यार अच्छे से स्टार मार्क कर देता हूँ इसमें, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको मैं तुम्हें मेरे हिसाब से समझाता हूँ, है ना। पहले थोड़ा न्यू पेज, चलो ऐड कर दिया। देखो अब एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में ना अपन डिजीज़ को अपन आइसबर्ग की तरह समझते हैं। जैसे ये एक पूरा आइसबर्ग है, ये आसपास इसके पानी है, ठीक है। तो एक तो हिस्सा होगा जो तुम्हें ऊपर दिखेगा, ये होगा इसका पीक। एक होगा अपने पास इसके बॉटम में जो होगा इसका सबमर्ज्ड पोर्शन। तुम यार इसको समझो, ये एक पूरी सोसाइटी है, ये क्या है, सोसाइटी। और ये जो आइसबर्ग है ना, ये सोसाइटी के अंदर डिजीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, जो क्रॉनिक डिजीज़ होती है, लंबी डिजीज़ होती है, क्रॉनिक डिजीज़, है ना, जिनमें सिम्टम्स दिखते नहीं हैं, सिम्टम्स दिखते नहीं हैं या बहुत माइल्ड होते हैं, उनमें ये फिनोमेनन बहुत प्यारे तरीके से लगता है। कैसे, ये पीक तो शो करती है क्लिनिकल केसेस, क्लिनिकल केसेस या डायग्नोस्ड केसेस, डायग्नोस्ड केसेस। बट काफ़ी सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जो हैं जिनके कारण लोगों को बीमारी है, लोगों को बीमारी है,
बट उन्हें खुद को ही नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि भैया सिम्टम्स ही नहीं आ रहे, या सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है। आई बात समझ में? अब यार ये वाटर लेवल क्या शो करता है? ये वाटर लेवल शो करता है डिमार्केशन। क्या वाटर लेवल शो करता है डिमार्केशन बिटवीन पीक एंड सबमर्ज पोर्शन। और सबमर्ज पोर्शन क्या शो करता है? जो केसेस अपने को पता नहीं है, जिनको बीमारी है उनको पता नहीं है। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इससे अपन क्या समझे इस पूरे से। अगर किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करना है, अगर किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करना है अपने को, तो यार अपने को सिर्फ क्लिनिकल केस पे ही फोकस नहीं करेंगे, पीक पर ही फोकस नहीं करेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि तुमने पीक को ट्रीट कर दिया और केसेस ख़त्म हो गए। क्यों? नीचे सबमर्ज पोर्शन भी है। जैसे मान लो कि तुम पीक को ट्रीट करते हो, पीक गायब हो जाती है, फिर क्या होगा? ये सबमर्ज पोर्शन, ये जो छुपे हुए लोग हैं, इनके सिम्टम्स वापस ज़्यादा हो जाएंगे, दिखने लग जाएंगे, तो ये ऊपर आ जाएंगे। तो अगर किसी भी बीमारी को इरेडिकेट करना है, क्या करना है अपने को? इरेडिकेट करना है, तो पीक को भी ट्रीट करना पड़ेगा और अपने को इसको भी, सबमर्ज पोर्शन को भी ट्रीट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? मेरे को जितना याद है मैंने तुम्हें सारे पॉइंट समझा दिए होंगे इसके। देखो ये सारी चीज़ें, फ्लोटिंग टिप क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन देखता है? फिजिशियन और डॉक्टर देखते हैं। क्लिनिकल केस रिप्रेजेंट करता है, इनका डायग्नोसिस हो चुका होता है। सबमर्ज पोर्शन क्या करता है? प्री सिम्टोमेटिक केसेस रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, या जिनके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा माइल्ड होते हैं, या हेल्दी कैरियर, खुद को बीमारी है बट असर नहीं कर रही, दिख नहीं रही, बट दूसरों को पैथोजन या एजेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये सबमर्ज पोर्शन देखने का काम कौन करता है? एपिडेमियोलॉजिस्ट, ठीक है। कैसे करता है? सर्वे और स्क्रीनिंग के जरिए करता है। वाटर लाइन वाला पॉइंट भी हो गया तुम्हारा। अब देखो इसकी एप्लीकेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो एप्लीकेशन ये है, अगर कोई डिजीज़ है जिसका सबमर्ज पोर्शन बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो अपन क्या करेंगे? उसमें स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग से क्या होगा? ये छुपे हुए केसेस बाहर आएंगे और फिर ये सबमर्ज पोर्शन कम होता जाएगा और क्लिनिकल पोर्शन बढ़ता जाएगा, ठीक है। और डिजीज़ कंट्रोल, अगर ये बता दिया टिप का इलाज करेंगे तो डिजीज़ कंट्रोल नहीं होगी, ठीक है, सारी बातें हो गई अपनी। अब एक इसका एक्सेप्शन है। देखो मैंने तुम्हें बताया हर एक डिजीज़ आइसबर्ग फिनोमिनन फॉलो नहीं करती है। क्यों नहीं करती? अब मान लो किसी को कोई ऐसी बीमारी है कि भैया उसके सिम्टम्स बहुत जल्दी आ जाते हैं और आएंगे ही आएंगे, या उसके सिम्टम्स आते ही डेथ कन्फर्म है, जैसे रेबीज़ है। जिस दिन रेबीज़ के सिम्टम आए उस दिन डेथ कन्फर्म है, तो इसका सबमर्ज पोर्शन बनेगा ही नहीं। मीज़ल्स है, इसमें सिम्टम्स ऑलमोस्ट हमेशा आते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन बीमारियों का कभी भी आइसबर्ग फिनोमिनन होता ही नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया तुम्हारा। अब अगला टॉपिक आता है एलिमिनेशन वर्सेस एरेडिकेशन। देखो सुनने में तो सेम सेम लग रहे हैं, मैं ऊपर ऊपर से तुम्हें डिफरेंस बता देता हूँ, फिर अपन इनकी थ्योरी पढ़ लेंगे। देखो एलिमिनेशन तो क्या कहता है यार, इसमें भी पेज ऐड कर लेते हैं। हाँ देखो अब एक चीज़ अपने पास टॉपिक आता है एलिमिनेशन और फिर एक अपने पास आता है एरेडिकेशन, ठीक है। एलिमिनेशन तो क्या है? जैसे मान लो एक ये पूरा अर्थ है ना, अगर इसकी किसी एक छोटे से पार्ट में से डिजीज़ गायब हो जाए तो इसको तो बोलेंगे एलिमिनेशन। अगर पूरे अर्थ से डिजीज़ गायब हो जाए, पूरे वर्ल्ड से, पूरे प्लेनेट से, तो इसको बोलेंगे एरेडिकेशन। ये करना बहुत मुश्किल होता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। सिर्फ इंसानों में एक ही बीमारी के लिए अभी तक करा गया है, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। और एक और कोई जानवरों की भी थी, रिंगर पेस्ट, है ना, उसके लिए भी करा गया है। इतनी बात है समझ में। अब अपन थोड़ा देख लेते हैं। देखो एलिमिनेशन क्या है? इसका स्कोप रीजनल या जोग्राफिक लिमिटेड होता है। इसमें इंसिडेंस जीरो तो होते हैं बट उसे एक पर्टिकुलर एरिया के लिए होते हैं। इन्फेक्शन सोर्स एजेंट उस पर्टिकुलर एरिया में ना हो, ये हो सकता है, बट एनवायरनमेंट में अभी भी हो सकता है, आने के चांसेस होते हैं। अगर वो एजेंट उस पर्टिकुलर एरिया में आ सकता है तो इसमें अपने को जो कंट्रोल मेजर्स होते हैं वो कंटिन्यू रखने पड़ते हैं, उसका वैक्सीनेशन कंटिन्यूसली लगाना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, पोलियो है। पोलियो का लास्ट केस इंडिया में 2014 को आया था, ठीक है, बट आज भी छोटे बच्चों को पोलियो की वैक्सीन लगाई जाती है, ठीक है। इरेडिकेशन, वर्ल्ड वाइड वो डिजीज़ गायब हो चुकी है, उसका जो एजेंट था वो इस दुनिया से एक्सटेंट हो चुका है। अब वो बात अलग है किसी हाई सिक्योरिटी लैब्स में रखा जाए तो, जैसे हाई सिक्योरिटी लैब्स में हो तो बात अलग है, बट एजेंट अब एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब एजेंट भी एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट नहीं करता तो अपने को उसका वैक्सीनेशन कोई ज़रूरी नहीं है, स्टॉप करा जा सकता है।
सिर्फ 2 डिजीज़ के लिए हुआ है, स्मॉल पॉक्स और रिंडरपेस्ट। ये जानवरों में होती है, इंसानों में होती थी पहले, ठीक है। ये तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, तुम देख सकते हो। इसका एरिया जोग्राफिक लिमिटेड होता है वर्ल्ड वाइड, कि इसका डिजीज़ का स्टेटस 0 होता है एक पर्टिकुलर एरिया में, इसका ग्लोबली। एजेंट स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, और यहाँ पे एक्सटेंट फ्रॉम द नेचर। कंट्रोल मेजर्स रखने होते हैं, यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। रिस्क ऑफ इम्पोर्टेशन प्रेजेंट, जैसे मान लो इस एक पर्टिकुलर एरिया में तो बीमारी नहीं है, बट यहाँ पे है तो यहाँ से यहाँ आ सकती है। प्रेजेंट फ्रॉम अदर एरियाज, यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है रेडिकेशन में, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, भैया किसी भी बीमारी को अपने को इरेडिकेट करना हो तो इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज क्या होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला तो क्राइटेरिया है कि वो उसका ह्यूमन ओनली रिजर्वायर होना चाहिए। अब तुम जानवरों को कहाँ समझाते बैठे हो कि यार ये सेफ्टी मेजर्स लो, ये हाइजीनिक मेजर लो, तो वहाँ जानवरों में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। दूसरा है इफेक्टिव डायग्नोस्टिक टूल। अब यार किसी बीमारी को तुम इरेडिकेट करोगे ना, तभी करोगे ना जब ट्रीट कर पाओगे। ट्रीट कब करोगे? जब उसको डायग्नोस कर पाओगे। तो अपने पास इफेक्टिव डायग्नोस्टिक टूल भी होना चाहिए जिससे उस बीमारी को डिटेक्ट किया जा सके। इफेक्टिव इंटरवेंशन, अब मान लो कि बीमारी भाई साहब डायग्नोस भी हो गई, ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट भी तो होना चाहिए। और मान लो ट्रीटमेंट भी है, तो मान लो नए केस आए, तो अब नए केस आए तो उनको अपन वैक्सीन तो दे पाएँ जो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोटेक्ट कर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे सके। जैसे कोई नया बच्चा पैदा हुआ और कोई एक्स नाम की बीमारी ज़्यादा चल रही थी, इसको अपने को करना है इरेडिकेट, तो अपने पास अगर एक वैक्सीन होगी जो उसकी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी दे पाएगी, तो इस बच्चे को बीमारी होगी नहीं, तो सबको लगा दो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी बीमारी को इरेडिकेट करने के लिए, ठीक है। चौथी बात है, कोई क्लिनिकल केस नहीं होने चाहिए, सब क्लिनिकल। अगर आइसबर्ग फिनोमिनन ऐसे छुपे हुए केसेस हैं, इनको कैसे ट्रीट कर पाएंगे अपन, ठीक है। ये वही बात क्लियर। अब अपन आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस, ठीक है। आ जाओ।